मेरा नाम चंचल है। ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी दी थी, वो बेटी जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, जो मेरी परछाई थी। लोग कहते थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जब से मेरी बेटी ने जन्म लिया था तो लोग कहने लगे थे कि तुम्हारी बेटी तुमसे भी ज़्यादा सुंदर है। मैं अपनी बेटी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि वो खुद भी कहीं की नहीं रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरी मासूम सी भोली भाली बच्ची के साथ किस्मत एक ऐसा खेल खेल जाएगी जिसकी वजह से वो बेचारी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ तलाशती रहेगी। उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ तो जैसे ख़त्म ही हो गई थी, और उसको इस हालत में देखकर मेरा दिल बहुत तड़पता था। मेरे पति इस दुनिया से जा चुके थे। उस समय मेरी बेटी 5 साल की थी। मेरे पति का परिवार दूसरे शहर में रहता था। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी। शादी के बाद भी मेरे ससुराल वालों ने हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए हमने इस शहर में आकर अपनी दुनिया बसा ली थी। लेकिन मेरे पति और मेरा साथ सिर्फ कुछ सालों तक ही रहा था। मुझे क्या पता था कि मेरे ऊपर एक के बाद एक परेशानी आ जाएगी। शादी करने के बाद मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरे पति एक मेहनती इंसान थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दी थी कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रही थी। भले ही हम लोग गरीब लोग थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में भरपूर खुशियाँ थीं, और यही सब हमारे लिए किसी दौलत से कम नहीं था। मगर मुझे नहीं पता था कि हमें खुशियाँ देते देते मेरे पति अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। उनको बीमारियों ने इतना खाली कर दिया है कि उन्होंने कभी हमें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। हाँ, इतना ज़रूर होता था कि वो चोरी चुपके दवाई खाते रहते थे, मगर उन्होंने कभी अपना इलाज बड़े डॉक्टर से नहीं करवाया, और इसी की वजह से उनकी बीमारी बढ़ती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत बीमार हो गए और हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मेरे लिए मेरी बेटी और मेरी बेटी के लिए सिर्फ मैं ही रह गए थे। मेरे पति के जाने के बाद हमें परेशानी तो बहुत हुई थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे पति के मालिक उनके मरने के कुछ दिनों बाद मुझे उनके काम के कुछ पैसे दे गए थे, जिनसे कुछ दिनों तक हमारा गुजारा हो गया था। लेकिन कुछ समय के बाद जब बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होने लगा, तो मैंने अपने पति की फैक्ट्री में जाकर नौकरी करनी शुरू कर दी थी, जो हमारे घर के करीब ही थी। श्रेया मेरी 12 साल की बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी गोल मटोल सी बेटी थी। मैं फैक्ट्री में काम करने के दौरान घर जाकर उसका भी ख्याल रखती रहती थी। वक्त इसी तरह से गुजर गया था और मेरी बेटी की उम्र 12 साल हो गई थी। श्रेया को जो कोई भी देखता था कहता था कि तुम्हारी बेटी कश्मीर की गुड़िया है। उसकी कत्थई रंग की आंखें और काले लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया करते थे, लेकिन कभी कभी इंसान की खूबसूरती ही उसे बर्बाद कर देती है, और ऐसा ही कुछ मेरी बेटी के साथ भी हुआ था। उसकी खूबसूरती उसकी दुश्मन बन गई थी। देखते ही देखते मेरी बेटी 12 साल की हो गई थी। मुझे यकीन भी नहीं आता था। काफ़ी लंबे समय से मैं उसे घर में अकेले छोड़कर नौकरी पर चली जाती थी। वो घर के सारे कामकाज सीख गई थी, घर में ही रहती थी और उसे अकेले रहने की आदत हो गई थी। इसलिए मैं उसे आराम से अकेला छोड़ दिया करती थी। मुझे उसकी ज़्यादा परवाह नहीं होती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरी बेटी को अकेले रहने की और खुद पर निर्भर होने की आदत हो गई है। लेकिन वो दिन बड़ा ही खतरनाक था। जब मैं फैक्ट्री से वापस आई तो मेरी बेटी ने खुशी खुशी मेरा स्वागत किया था। उसने मुझे खाना खाने के लिए कहा, फिर कहने लगी कि माँ, मेरे पास कपड़े ख़त्म हो गए हैं, मुझे नए कपड़े चाहिए। पड़ोस वाली नीलू बहुत अच्छी फ़्रॉक लेकर आई है, मैं भी इसी तरह की फ़्रॉक लेना चाहती हूँ। कितना टाइम हो गया है, आप मुझे मार्केट नहीं लेकर गई हो। मैंने कहा, बेटा अब तो शाम का टाइम हो गया है और मुझे रात के लिए खाना भी बनाना है। छुट्टी वाले दिन मैं तुझे बाजार लेकर चलूँगी। वो खुश हो गई थी और कहने लगी कि हाँ माँ, छुट्टी वाले दिन याद से मुझे फ़्रॉक दिलवा कर लाना। मेरी छुट्टी हमेशा मंगलवार के दिन की हुआ करती थी। मंगलवार का दिन आया तो मेरी बेटी खुशी से उछलने लगी और कहने लगी कि माँ, आज तो तुम मुझे बाजार से फ़्रॉक दिलवा कर लाओगी ना? तुम्हें अपना वादा याद है ना? मैंने कहा, हाँ, दोपहर का खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। मुझे भी घर का कुछ सामान लेना था। काफ़ी समय से मुझे बाजार जाने की फुर्सत नहीं मिली थी। सोचा कि आज बाजार जाऊंगी तो एक ही बार में सारा सामान लेकर आ जाऊंगी। दोपहर के टाइम पर मैं अपनी बेटी को लेकर बाजार के लिए निकल गई थी। हम जैसे ही बाजार पहुंचे तो उस दिन बाजार में बहुत भीड़ थी, क्योंकि त्योहार और शादी का सीज़न चल रहा था। सारे ही लोग खरीदारी करने में बिजी थे। सबसे पहले मैं अपनी बेटी को लेकर उसकी फ़्रॉक दिलवाने के लिए गई थी।
मैंने उसको उसके पसंद की फ्रॉक दिलवाई। उसके बाद सोचा कि मुझे खाना खाने के लिए प्लेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पुरानी प्लेट्स काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। भीड़ बहुत थी, इसलिए मेरा अपनी बेटी के हाथ से हाथ छूट गया था। मैं दुकान के करीब ही पहुंच गई थी और दुकान के अंदर जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो मेरे पीछे से श्रेया गायब हो गई थी। मैंने इधर उधर देखा, श्रेया वहाँ भी नहीं थी। उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ी तो मुझे श्रेया कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं श्रेया को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी। पता नहीं श्रेया कहाँ चली गई थी। मुझे लगा कि वो यहीं कहीं होगी, लेकिन काफ़ी देर तक मैं उसे तलाश करती रही और जब वो मुझे कहीं नहीं मिली तो मेरा शरीर कांपने लगा था कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई है। मैंने उसे हर तरफ तलाश कर लिया, यहाँ तक कि मैं वहाँ भी गई जहाँ से मैंने उसको फ्रॉक दिलवाया था। दोपहर से शाम हो गई थी। मैं बाजार के हर कोने पर अपनी बेटी को तलाश करती रही। मुझे मेरी बेटी कहीं भी नहीं मिली तो मैंने बीच बाजार में ही खड़े होकर रोना शुरू कर दिया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था, वो तो मेरे ही साथ थी, गई तो कहाँ गई। पूरा बाजार मैंने छान मारा था, एक एक दुकान पर जाकर उसके बारे में पूछ लिया था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। फिर मैं घर आ गई, सोचा कि शायद वो भी मुझे इसी तरह तलाश कर रही होगी। हो सकता है कि वो घर पहुंच गई हो। यही उम्मीद मुझे थोड़ी हिम्मत दे रही थी कि वो घर पर होगी। मगर जब मैं घर आई तो घर में इस तरह ताला लगा हुआ था जैसे मैं लगा कर गई थी। मैंने आस पड़ोस में भी पूछ लिया था। रात होने को आ गई थी, मेरी बेटी अभी तक मुझे नहीं मिली थी। मैं श्रेया के लिए इतनी परेशान हो गई थी कि शायद मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। मुझसे रहा नहीं गया और मुझे सुकून नहीं मिला तो मैं फ़ौरन ही पुलिस के पास गई और मैंने पुलिस में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की। तो पुलिस वालों ने कहा कि अभी आपकी बेटी को गायब हुए 24 घंटे नहीं हुए। 24 घंटे से पहले हम आपकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। तब तक आप उसके आने का इंतज़ार करिए। हो सकता है कि वो अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या आस पड़ोसी के यहाँ चली गई हो। मगर मैं उन लोगों को क्या बताती कि आस पड़ोस में वो कहीं भी नहीं थी और रिश्तेदार हमारे थे नहीं। यहाँ तक कि मेरी बेटी की कोई सहेली भी नहीं थी। इसकी सहेलियाँ तो पड़ोस की लड़कियाँ ही थीं और वो अपने घर पर मौजूद थीं। किसी को भी मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं श्रेया के लिए बहुत परेशान थी और उसको याद करके रो रही थी। बार बार सोच रही थी कि ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी और कैसे हालात से गुजर रही होगी। मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर फूट फूट कर रो रही थी। आस पड़ोस के लोग भी मेरे लिए बहुत परेशान थे। सब मुझे तसल्ली दे रहे थे कि तुम्हारी बेटी ठीक होगी और सही सलामत वापस आ जाएगी। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत परेशान था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है या फिर हो चुका है। जैसे तैसे दिन निकल आया था। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे, तभी अचानक मेरी बेटी को किसी ने आते हुए देखा और शोर मचाने लगा कि श्रेया आ गई है। जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैं भागकर दरवाजे की तरफ गई। गली में देखा तो मेरी बेटी धीमे धीमे कदमों से चलती हुई आ रही थी। उसकी हालत देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, जबकि शरीर थमकर रह गया था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से चल रही थी। जैसे ही भागकर मैंने उसे अपनी बाहों में भरा, वो बेहोश हो गई। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं चीख चीख कर रोने लगी थी। वो मुझे कुछ बताती भी तो कैसे, वो तो बेहोश हो गई थी। उसे इलाज की सख्त ज़रूरत थी। पड़ोस के लोगों ने ही मोहल्ले के डॉक्टर को बुलाया। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसकी हालत देखकर मेरी जान निकल रही थी। बिस्तर पर उसके जख्मों से भरा शरीर देखकर मैंने जल्दी से अपना मुंह फेर लिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ये सब हो सकता है। वो बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये पुलिस केस है। आपकी बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने बहुत गलत किया है। आसपास की औरतें जो हमारे घर में मौजूद थी, उन्होंने भी मुझे यही एडवाइस दी। मगर मैंने जब गहराई से सोचा तो कहा, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। जो होना था वो हो चुका। मैं पहले ही काफ़ी बदनामी झेल चुकी हूँ, अब और बदनामी नहीं झेलना चाहती। मुझे बस अपनी बेटी की फिक्र है। मुझे लोगों ने बहुत समझाया कि जिन लोगों ने तुम्हारी बेटी के साथ ये किया है उनको सज़ा मिल सकती है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे उनको सज़ा नहीं दिलवानी। ऊपर वाला खुद उन्हें सज़ा दे देगा। लेकिन मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी। मेरी बेटी को होश ही नहीं आ रहा था। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला था। मैं बस लगातार अपनी बेटी को देख रही थी, जैसे पहचानते ही नहीं थी कि ये मेरी बेटी है। उसका चेहरा पहचान के लायक ही नहीं रहा था
और ये सब किसने किया था ये कोई नहीं जानता था। श्रेया के चेहरे पर जख्मों के निशान थे। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं कुछ बोलने के काबिल भी नहीं थी। काफ़ी देर के बाद जब मुझसे ये सब बर्दाश्त न हुआ तो श्रेया को देखकर मेरी जान निकलने लगी थी। थोड़े समय बाद जब मेरी बेटी होश में आई तो धीरे धीरे उसने ही मुझे सब कुछ बताया कि उसके साथ ये सब किसने किया और कैसे। उसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। मेरी बेटी बता रही थी कि जब वो मेरे साथ बाजार गई थी और हम दूसरी दुकान पर चलने वाले थे तो अचानक भीड़ की धक्का मुक्की की वजह से मेरा हाथ मेरी बेटी के हाथ से छूट गया था और आगे बढ़ने की वजह से मैं अपनी बेटी को पलटकर न देख सकी। लेकिन जब मैंने उसको देखा तब तक उसे पीछे से कोई ले जा चुका था। उसने बताया कि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया था। भीड़ में मैं समझ नहीं पाई कि कौन है, लेकिन जब उसे एक दुकान के अंदर ले जाया गया तो उसने उस इंसान का चेहरा देख लिया। वो कोई दुकानदार था। अपनी दुकान के अंदर मेरी बेटी को ले गया। उसने अपनी दुकान का शटर गिरा लिया। बाजार में भीड़ होने का उसने पूरा फायदा उठाया। दुकानदार लगभग 20 से 25 साल का जवान लड़का था। उसने किसी शौक या फिर वक्त गुजारने के लिए दुकान खोल रखी थी। जब मेरी बेटी उसकी नज़र में आ गई तो वो हमारा पीछा करते हुए आ रहा था और मौका देखकर उसने मेरी बेटी को अगवा कर लिया। उसकी खूबसूरती उसे बहुत पसंद आई थी। उसने अपनी दुकान के अंदर ले जाकर मेरी बेटी के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। ये काम उसने अकेले नहीं किया था बल्कि उसका एक साथी और मौजूद था। ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि मेरी बेटी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा मोड़ आने वाला है। उसकी चढ़ती जवानी पर दाग लगने वाला है। उसकी यही सुंदरता उसकी दुश्मन बनने वाली है। मेरी बेटी को नहीं पता था कि उस दुकानदार के दिमाग में क्या चल रहा है। वो तो बस डर रही थी, मगर जो कुछ उसके साथ हुआ उसने उसे एक गहरे सदमे में पहुंचा दिया था। बंद दुकान में मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया जो शायद कोई जानवर या दरिंदा भी किसी इंसान के साथ नहीं कर सकता। वो दुकानदार अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ कोई और भी शामिल था। मेरी बेटी उसको पहचानती तो नहीं, मगर उसने इतना तो बता ही दिया था कि वो अकेला नहीं था। उन दोनों लड़कों ने मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और जब श्रेया पूरी तरह से बेहाल हो गई, उस दुकान वाले को लगा अब श्रेया नहीं बचेगी, तो वो वहाँ से फरार हो गए। मेरी बेटी ने बताया कि जब मैं होश में आई तो मैं दुकान में अकेली थी। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं जल्दी से उठी और वहाँ से निकल आई थी और फिर धीरे धीरे चलते हुए घर तक पहुँच गई। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ था। उसकी तकलीफ बहुत बड़ी थी। मेरी इकलौती बेटी उजड़ गई है। ये दाग सारी जिंदगी उसके माथे से मिट नहीं सकेगा। दुनिया वाले ऐसी लड़की को कभी भी नहीं अपनाते। अब मेरी बेटी का क्या होगा? वो कौन सा दरिंदा था जिसने ऐसा सलूक किया? मैं उनको सज़ा भी नहीं दिलवा सकती थी, क्योंकि मैं अकेली औरत अपनी बेटी को संभालती या आरोपियों का पता लगाती। लेकिन मैं उस दुकान पर ज़रूर गई थी। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि दुकान का शटर बंद है और दुकान का जो असली मालिक था उसने बताया कि जिस लड़के ने दुकान किराए पर ली थी वो कहीं गायब हो गया। उसने पिछले महीने दुकान का किराया भी नहीं दिया, इसलिए दुकान का मालिक उसका सामान अपनी हिरासत में लेकर किराया पूरा करने वाला था। मैं जान गई थी कि वो दरिंदा अब यहाँ कभी लौट कर नहीं आएगा। शाम तक मेरी बेटी की हालत कुछ बेहतर हो गई थी, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगी, बुरी तरह से चीखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने होश खो दिए हैं। यहाँ तक कि मैंने उसे नींद की दवाई दे दी थी, लेकिन नींद की दवाई खाने के बावजूद भी वो नींद में अपने हाथ पैर पूरी तरह से चलाते हुए चीख रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। सारी रात वो इसी तरह से चीखती चिल्लाती रही थी। मैं उसके पास बैठी आंसू बहाती रही। सारी रात ऐसे ही गुजर गई थी। उस रात मुझे अच्छी तरह आइडिया हो गया था कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है और उसकी दिमागी कंडीशन भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ जब श्रेया की हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मैंने फ़ैसला किया कि मुझे उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वो ना तो घर से बाहर जाती थी और ना ही अपनी सहेलियों के साथ घर से बाहर खेलती थी। ये बात तो पड़ोस वालों ने भी अच्छी तरह से महसूस कर ली थी। मैंने सोचा कि कभी अगर मेरी बेटी से किसी ने इस बारे में सवाल जवाब किया तो, क्योंकि लोग समझ गए थे कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। जिस हालत में वो सबके सामने आई थी, उन्होंने उसकी कंडीशन से ही हिसाब लगा लिया था कि श्रेया के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। मैंने हर तरह से अपनी बेटी का साथ दिया।
इस बात का एहसास मुझे अच्छी तरह से हो गया था कि मोहल्ले की औरतें भी मेरी बेटी के बारे में बातें बनाएंगी। सामने तो वो हमदर्दी जगा रही थी, लेकिन पीछे एक दूसरे से मेरी बेटी के बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें कर रही थी। सबको पता चल गया था कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है और हर किसी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। मैं जितना अपनी बेटी को इस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, गली मोहल्ले की औरतें आकर उतनी ही हमदर्दी के नाम पर उसके जख्मों को कुरेदने लगी थी। और कुछ महीनों के अंदर ही मुझे इस बात का आइडिया हो गया था कि अगर मैं अपनी बेटी के साथ और ज़्यादा समय इस मोहल्ले में रहती रही तो मेरी बेटी दिमागी मरीज नहीं बल्कि पूरी तरह से पागल हो जाएगी। और यही सोचकर मैंने अपना घर किराए पर दे दिया था और अपनी बेटी को लेकर खुद दूसरे मोहल्ले में दूसरे मकान में किराए पर रहने लगी थी। मेरे उस घर से जो किराया आता मैं इस घर के किराए में दे दिया करती थी। ये घर उस मोहल्ले से काफ़ी दूर था। मैंने अपनी बेटी का इलाज भी करवाया था और अपनी मोहब्बत से उसके गम भरने में मदद की थी। मेरी बेटी की हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन इस सब के बीच में मेरी नौकरी चली गई थी, क्योंकि यहाँ से मुझे फैक्ट्री जाना बहुत दूर पड़ता था और मैं अपनी बेटी को इस अनजान मोहल्ले में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। अब मुझे कहीं दूसरी नौकरी तलाश करनी थी जो मुझे आसपास ही मिल जाए। फिर मुझे पास में ही नौकरी मिल गई थी। मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर चूड़ी बनाने की फैक्ट्री थी, जहाँ पर बहुत सारी औरतें काम किया करती थी। वहीं पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने एक मोबाइल अपनी बेटी को खरीद कर दे दिया था और एक मोबाइल मेरे पास तो था ही। मैं काम करने के दौरान अपनी बेटी को बार बार फ़ोन करके उसके बारे में पूछती रहती थी। उसकी हालत काफ़ी सुधर गई थी और इसी तरह काफ़ी साल गुजर गए थे। लेकिन मेरी परेशानी और फिक्र बढ़ते हुए वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था मेरी बेटी पहले से भी ज़्यादा सुंदर होती जा रही थी। हाँ, मगर वो बेहद कमज़ोर हो गई थी। उसको हमेशा कमज़ोरी महसूस होती रहती थी। उसके बदन में ताकत नहीं थी। ऊपर वाले ने उसे ऐसा रूप दिया था कि उसकी खूबसूरती के बीच में उसकी कमज़ोरी दिखाई नहीं देती थी। मुझे डर था कि कहीं उसके साथ दोबारा कुछ ना हो जाए जिसे मैं और वो बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि वो सारा दिन घर में अकेली होती थी। और यही सब सोचते हुए मैंने फैक्ट्री में ही काम करने वाली अपनी एक जानने वाली औरत को अपनी बेटी के बारे में बताया कि मेरी एक इकलौती बेटी है, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताना। जल्द से जल्द मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा, अरे चंचल, तुम्हारी बेटी तो अभी सिर्फ 14-15 साल की ही होगी। इतनी कम उम्र और खूबसूरत लड़की के लिए तो आसानी से लड़का मिल जाएगा। फिर तुम्हें फिक्र किस बात की है? मैंने उसे ये कहकर बेफिक्र कर दिया था कि मेरी बेटी सारा दिन घर में अकेली रहती है और दुनिया की नज़र अच्छी नहीं है। ये सुनकर वो भी मेरी बात पर सर हिलाने लगी और कहने लगी कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अकेली लड़की का घर में अकेले रहना ठीक नहीं है। फिर अगले ही हफ्ते मेरे साथ फैक्ट्री में काम करने वाली ललिता ने अपने भांजे का मुझे रिश्ता बताया। उसका भांजा अच्छा था, अच्छा कमाता था और अकेला था और कम उम्र का था। मुझे ये रिश्ता पसंद आया, इसलिए मैं अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी करने के लिए तैयार हो गई। मेरे पास जितना भी बजट था मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी। इज्जत के डर की वजह से मैंने अपनी बेटी की शादी इतनी कम उम्र में कर दी थी कि उसके पीरियड्स भी नहीं हुए थे। शायद उसके पीरियड्स होने की यही उम्र थी, लेकिन उसने वक्त और हालात जैसे देख लिए थे, उसकी वजह से उसके पीरियड्स आने में भी देरी हो रही थी। जब मैंने अपनी बेटी की शादी की थी तो मैं बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। इसलिए जब मैंने देखा कि वो बहुत परेशान हो रही है तो मैं एक शाम उसके कमरे में गई और उससे कहा कि बेटा, तुम्हें कोई परेशानी है? क्या बात है, मुझे बताओ। क्योंकि जब से उसका रिश्ता तय हुआ था वो खामोश खामोश सी रहने लगी थी। मेरी बात सुनते ही वो रोने लगी थी। कहने लगी कि माँ, बीता हुआ कल मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं कैसे शादी करूं? और अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र थी। ऐसी उम्र में आप मुझे किसी की दुल्हन बना रही हो। मेरे लिए इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर लम्हा मेरी आंखों के सामने वही सब कुछ घूमता रहता है जब मुझे बेदर्दी से रौंदा गया था। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसे तसल्ली दी थी और कहा था कि तुम फिक्र मत करो, माधव बहुत अच्छा लड़का है। वो तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखेगा और कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। मैंने उसके होने वाले पति के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली थी और अपनी बेटी को समझाया कि अब उसे हिम्मत करके खुद ही कदम आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि उसका इलाज भी चल रहा था और अब उसे हिम्मत करने की ज़रूरत थी। उसकी शादी का दिन आया तो वो लाल रंग के कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखकर मुझे अपनी शादी का समय याद आ रहा था।
अगर आज मेरे पति जिंदा होते तो उसे देखकर बहुत खुश होते, क्योंकि उनके होते हुए हमारी जिंदगी में ये परेशानियां ना होती। देखते ही देखते मेरी बेटी विदा हो गई थी। मैं सारी रात अकेले घर में रोती रही थी, अपनी बेटी की खुशियों की प्रार्थना करती रही। लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी मेरी प्रार्थना के पूरा होने का समय नहीं आया। मैंने सारी रात जागते ही जागते गुजार दी थी, और सुबह के समय जैसे ही मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए उठी तो अचानक घर का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने सोचा कि इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है। मैं जब दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि ललिता दरवाजे पर खड़ी हुई है और उसके साथ मेरी नई नवेली दुल्हन बनी बेटी भी मौजूद थी। उसे देखकर मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से उन दोनों को घर के अंदर आने के लिए कहा। दुल्हन के कपड़े पहने खड़ी मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। ललिता ने मेरी बेटी को बैठने के लिए कहा। मेरी भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुबह सुबह ये सब क्या हो रहा है। ललिता ने मुझे गुस्से में घूरते हुए कहा, ये तुमने मेरे भांजे के साथ अच्छा नहीं किया चंचल। कम से कम तुम्हें मुझे अपनी बेटी के बारे में बताना तो चाहिए था। मैं अपने भांजे की नज़रों में शर्मिंदा तो न होती। तुम्हें नहीं पता कि उसने मेरी कितनी बेइज्जती की है। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर उसकी शादी ऐसी लड़की से करवाई। तुम्हारी वजह से मेरा भांजा मुझसे नाराज़ हो गया। उसका कहना है कि मैंने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो समझ रहा है कि मैंने उससे किसी जन्म का बदला लिया है। मैं उसकी नज़रों में बहुत गिर गई हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे भांजे का तुम्हारी बेटी की वजह से कितना दिल दुखा। बस वो बार बार यही कह रहा है कि मैंने जानबूझकर उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी बेटी को शामिल किया है, और इसीलिए उसने गुस्से में आकर तुम्हारी बेटी को डिवोर्स दे दी है। और उसका कहना है कि अगर ये लड़की उसकी आंखों के सामने आ गई तो वो ये शहर छोड़कर ही चला जाएगा। तुम्हें तो मुझे अपनी बेटी के बारे में बता देना चाहिए था। तुम अगर मुझे खामोशी से उसके बारे में बता देती तो मैं तुम्हारी बेटी के जैसा ही कोई रिश्ता बताती, मगर तुमने तो मेरी नाक कटवा दी है। ललिता के मुंह से डाइवोर्स की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक और नई मुसीबत मेरे सर पर आ गई है। अपनी जिस बेटी को मैंने दुल्हन बनाकर विदा किया था और सोचा था कि अब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, वो ठीक हो जाएगी, वो सुबह की रोशनी से पहले ही डाइवोर्स का दाग अपने माथे पर लेकर घर लौट आई थी। मेरी बेटी एक तरफ डरी सहमी खड़ी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ललिता भी बहुत नाराज़ थी और मुझ पर भड़क रही थी। मेरी बेटी एक तरफ खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था, और निकलता भी कैसे। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय जो हुआ था। ललिता कहने लगी कि अपनी बेटी की तरफ देखो और इससे पूछो कि शादी की पहली रात इसने तमाशा क्यों लगाया। तुम्हें नहीं पता कि वहाँ मोहल्ले के सारे ही लोग मेरे भांजे का मजाक बना रहे हैं। अगर ऐसी ही बात थी तो तुम्हारी बेटी को थोड़ा दबकर रहना चाहिए था, मगर नहीं, इसने तो हंगामा ही कर दिया और अपनी बेइज्जती खुद करवा कर आई है। तुम्हारी बेटी से ऐसे कौन शादी करेगा। सारे रिश्तेदार आस पड़ोसी में इसकी वजह से मेरे भांजे की कितनी बदनामी हुई है। इसकी वजह से उसकी इज्जत पर भी कलंक का दाग लग गया। ललिता मुझ पर अपनी सारी भड़ास निकाल चुकी थी। मेरे पास खामोश रहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं घुट घुट कर खड़ी रह गई थी। श्रेया मेरे कदमों में बैठी और जोर जोर से रोने लगी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मेरा दिल तड़पने लगा था। मैंने जैसे तैसे उसे संभालने की कोशिश की और उसको कमरे में लेकर आ गई थी। वो दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रही थी। कह रही थी कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ, मैं ये सब बर्दाश्त न कर सकी। फ़िलहाल तो मैंने अपनी बेटी को खामोश करवाया था, और मैं ललिता के पास आई और उससे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। वो इस समय बहुत परेशान है। अब तुम्हारे भांजे ने उसे डिवोर्स देने का फ़ैसला कर लिया है, तो मैं क्या कह सकती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। मेरी बेटी बहुत तकलीफ़ में है, तुम यहाँ से जा सकती हो। उसने कहा, ध्यान रखो अपनी बेटी का। ये कहते हुए वो गुस्से में मेरे घर से निकल गई थी। मैंने फ़ौरन ही घर का दरवाज़ा बंद किया और अपनी बेटी के पास गई तो वो फिर से मेरे आगे हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि माँ, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं हिम्मत करके आगे बढ़ूं, लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं था। जैसे ही मेरे पति ने मुझ पर अपना हक जताना चाहा, वो मेरे करीब आए तो मुझे वो सब याद आ गया और वो सब मेरी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसकी वजह से मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी और चीखने लगी। धीरे धीरे मेरे पति जान गए कि मुझ पर क्या बीत चुकी है। मैं किसी परेशानी से गुजर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगाया, मुझे संभालने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि वो मेरी हालत देखकर घबरा गए, खुद से दूर करने का फ़ैसला कर लिया
उन्होंने एक पल के लिए भी मुझे अपने साथ रखना बर्दाश्त नहीं किया और एक नया दाग मेरे दामन पर लग गया। इस समय मेरा दिल फटने लगा था, लेकिन मुझे खुद को कंट्रोल करना था। अपनी बेटी के लिए उसे संभालना था। अगर मैं भी बिखर जाती तो मेरी बेटी को कौन संभालता? मैं ऐसे कठिन समय में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहती, उससे बातें करती, उसको समझाने की कोशिश करती कि बीते समय पहले तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। मैंने उससे वादा किया था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम्हें सब कुछ भूलना पड़ेगा। मैंने भी सोच लिया था कि मैं आखिरी सांस तक अपनी बेटी का ख्याल रखती रहूंगी। मैंने दोबारा से अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू कर दिया था। वो अब डिवोर्स का दाग भी अपने दामन पर समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और मैं जहाँ तक मुमकिन हो सकता था उसको समझाती रहती थी, उसको तसल्लियाँ देती रहती थी कि अच्छा वक्त भी आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक राजकुमार से तुम्हारी शादी होगी जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। वो कहती थी कि माँ, मैं जानती हूँ मेरी ज़िंदगी में कोई राजकुमार नहीं आएगा जो मेरे साथ हो चुका है, उस हिसाब से मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता था। इसी तरह 2-3 महीने और गुजर गए थे। एक दिन हमारे ही मोहल्ले से मेरी बेटी का एक रिश्ता आ गया था। लोग बहुत अच्छे थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो लड़का श्रेया से मोहब्बत करता था। यही सब देखते हुए मैंने एक बार फिर से अपनी बेटी की शादी करने का फैसला कर लिया था। श्रेया ने मुझसे कई बार मना किया था कि माँ, मैं शादी नहीं कर सकती, मगर मैंने उसे समझाया कि बेटा, आखिर ऐसे कब तक तुम अपनी अकेले ज़िंदगी गुजारती रहोगी? ज़िंदगी में किसी हमसफ़र की बहुत ज़रूरत होती है। अब मुझे ही देख लो, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चले गए तो मैंने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक अच्छा हमसफ़र मिले और तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। मेरे समझाने पर वो मान गई थी, लेकिन उसका शादी के लिए दिल नहीं मान रहा था। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस गम से निकल जाए और अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। इसलिए मैंने उसे समझाया और डॉक्टर ने भी। इसलिए मैंने उसकी शादी मोहल्ले के लड़के विक्रम के साथ कर दी। शायद उसकी किस्मत को ये खुशियाँ भी मंजूर नहीं थी और शादी की अगली सुबह वो विक्रम से भी डाइवोर्स लेकर घर लौट आई थी। उसके कुछ भी कहे बिना ही मैं सब कुछ समझ गई थी कि शादी की ये रात भी उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुई है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उसकी शादी नहीं करूंगी और ना ही उस पर शादी के लिए कोई दबाव डालूंगी, क्योंकि इस तरह उसकी दिमागी और शारीरिक हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और यही सब सोचकर मैं खामोश हो गई थी। अब मेरी बेटी घर में रहती और मैं फैक्ट्री पर काम करने चली जाती थी और बार बार फ़ोन करके उसकी तबीयत के बारे में मालूम करती रहती थी। जितना जल्दी हो सकता फैक्ट्री में काम निपटाकर मैं घर आकर अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारा करती थी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई और हमारे घर मेरी फैक्ट्री के मालिक मेरी तबीयत देखने के बहाने आ गए, क्योंकि उनको पता था कि मैं गरीब औरत हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। वो एक अच्छे आदमी थे, ज़्यादातर गरीबों की मदद किया करते थे। वो मुझसे मिलने के लिए हमारे घर पर आए। फैक्ट्री की कुछ औरतों के ज़रिए उन्हें पता चल गया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार चल रही हूँ, इसलिए वो अपने हाथों से इलाज के कुछ पैसे देने के लिए आए थे। मैं बिस्तर पर थी, उन्होंने मेरी तबीयत पूछी और उसके बाद पैसों का एक लिफाफा मेरे आगे बढ़ाते हुए कहने लगे कि ये तुम्हारे इलाज के लिए है, जल्दी ही ठीक हो जाओ और फिर फैक्ट्री में काम करने के लिए आ जाना। मेरी बेटी ने उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया था। वो उनके सामने जब चाय नाश्ता लेकर आई तो मालिक की नज़र मेरी बेटी पर पड़ी थी। न जाने कि वो मेरी बेटी को देखकर पूरी तरह से खामोश हो गए थे और उनके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। वो जब वापस जाने के लिए खड़े हुए तो कहने लगे कि उन्हें मेरी बेटी पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। हालांकि वो जवान थे, उनकी उम्र में और मेरी बेटी की उम्र में काफ़ी फ़र्क था। वो एक हट्टे कट्टे जवान लड़के थे, अमीर बाप के बेटे थे। उनको मेरी बेटी पसंद आ गई थी। ये तो बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। फ़िलहाल तो मैंने मालिक से कुछ नहीं कहा था और उनसे कुछ छुपाया भी नहीं। उनको अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि पहले भी उसकी 2 बार डाइवोर्स हो चुकी है। मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है और वो खुद को शादीशुदा ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर मेरे मालिक ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे एक मौका तो दो, मैं श्रेया से शादी करूँगा, उसे ज़िंदगी की हर खुशी दूंगा। अब मैं उनको क्या बताती कि मेरी बेटी की ज़िंदगी भी उजड़ गई थी और उसका बचपन भी उजड़ गया था।
कम उम्र में ही मेरी बेटी तलाकशुदा भी हो गई थी और उसकी इज्जत पर दाग भी लग गया था। और ये भी मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मालिक से शादी करने के बाद मेरी बेटी का क्या अंजाम होने वाला है। उन्होंने मुझे फिर से भरोसा दिलाया कि वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो एक करोड़पति इंसान, जानते हुए भी कि मेरी बेटी की 2 बार डाइवोर्स हो चुकी है, फिर भी वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए। मैंने अपने मालिक से सोचने के लिए वक्त मांगा था और उनके जाने के बाद जब श्रेया के सामने इस बात का जिक्र किया तो वो भी हैरान हो गई थी। लेकिन फिर कहने लगी कि माँ रहने दो, मेरी वजह से आपकी दोबारा बदनामी हो जाएगी, क्योंकि मोहल्ले वाले पहले ही हम पर थू थू करने लगे हैं और आपकी नौकरी को भी खतरा हो सकता है। श्रेया के इनकार के बाद मैंने उसे ज़्यादा जिद करना बेहतर नहीं समझा था, क्योंकि 2 बार वो शादी की वजह से भी टूट चुकी थी। मैंने अब की बार उसके फैसले को ही ज़्यादा अहमियत दी और मालिक को अगले दिन इनकार कर दिया था। उनसे कह दिया था कि मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो तो जिद करने लगे। वो कहने लगे कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी मेरे पास बहुत खुश रहेगी, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और उसका इलाज भी मैं खुद करवाऊँगा। वो तो इतनी जिद करने लगे कि मुझे उनको देखकर एक बार फिर से अपनी बेटी से बात करनी पड़ गई थी। मैंने उसे समझाया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कम मौके मिलते हैं। मालिक तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मालिक के लिए तो इनकार की कोई वजह ही नहीं बनती। मेरे समझाने पर मेरी बेटी मान गई थी और तीसरी बार भी मैंने उसे अपने हाथों से दुल्हन बनाया। लेकिन इस बार मैंने अपने मालिक के आगे एक छोटी सी शर्त रख दी थी कि वो श्रेया से शादी करके शादी की पहली रात हमारे घर में ही गुजारेंगे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मालिक के घर कोई तमाशा खड़ा हो और वो अपने घर वालों के दबाव में आकर मेरी बेटी को डाइवोर्स दे दें। मैं अपनी बेटी को संभालना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये शर्त रखी थी ताकि उसकी तीसरी शादी की पहली रात ही नाकाम ना हो जाए, फिर से मेरी बेटी के ऊपर तीसरी तलाक का दाग न लग जाए। मेरी बेटी तीसरी बार भी दुल्हन बनकर बहुत सुंदर लग रही थी। मालिक की तरफ से उसके लिए महंगे कपड़े और जेवर भी आए थे। हालांकि इन सब चीज़ों का मेरी बेटी को शौक नहीं था, क्योंकि उसके सारे शौक तो उस हादसे ने ही उससे छीन लिए थे। उसकी पिछली 2 शादियां इतनी बुरी तरह से नाकाम हुई थी कि वो बिना कुछ कहे ही वहां से वापस लौट आई थी। इसलिए इस बार मैं बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर परेशान हो गई थी। मेरे मालिक ने मेरी शर्त मान ली थी और शादी के बाद वो हमारे घर पर ही मेरी बेटी के साथ उसके कमरे में चले गए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मैं बेचैन होती चली जा रही थी कि कहीं मेरी बेटी को दोबारा से वो सब बर्दाश्त न करना पड़ जाए और वो चीखना चिल्लाना न शुरू कर दे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था और रात बीतने लगी, मुझे तसल्ली होती चली गई कि मालिक ने सब कुछ संभाल लिया। सारी रात मैं अपनी बेटी की फिक्र में जागती रही थी और श्रेया के कमरे के बाहर ही पहरा देती रही थी। सुबह 7 बजे मालिक कमरे से बाहर निकले और कहने लगे कि मैं वॉक पर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सुबह का नाश्ता मैं तुम्हारे यहाँ ही करूँगा, उसके बाद मैं अपनी पत्नी को यहाँ से अपने घर लेकर चला जाऊँगा। मैंने कहा था कि ठीक है मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। वो वॉक करने के लिए चले गए थे और मैंने सोचा कि मैं नाश्ता बनाने से पहले एक बार अपनी बेटी को देख लेती हूँ, और यही सोचकर मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई थी। मेरी एक ज़ोरदार चीख निकली थी, श्रेया ये तुम क्या कर रही हो? मैंने जल्दी से उसे संभाल लिया था। वो अपना दुपट्टा पंखे से बांधकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। मैंने जल्दी से जाकर उसकी इस हरकत को रोका। मुझे देखकर वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब पता नहीं मेरी बेटी की ज़िंदगी में कौन सा गम चला आया था। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और कहा कि बेटी अब क्या हुआ है, मुझे बताओ, तुम ये सब क्यों करने जा रही थी? उसने रोते हुए ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं गहरे सदमे में चली गई थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये भी हो सकता है। मेरी बेटी कहने लगी कि सारी रात आपके मालिक ने ना तो मुझे हाथ लगाया और ना ही मुझे परेशान किया, बल्कि वो तो मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन बार बार दिलाते रहे थे। और जब मुझे उनकी बातों पर यकीन होने लगा तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर मेरे तीसरे पति मतलब आपके मालिक ने मुझे बताया कि वो ही वो इंसान है जिन्होंने उस दिन अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरी इज्जत के साथ खेल खेला था। उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्त के बहकावे में आ गए थे
और भरी दोपहर को जब कोई नहीं था, इतनी खूबसूरत बच्ची उनकी दुकान में लाई गई तो वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल न कर सके और हैवान बनकर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। वो मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि माँ, यही वो इंसान है जिसने मेरी इज्जत खराब की थी। उस दुकान में अंधेरा था, मैं ज़्यादा किसी की शक्ल नहीं देख पाई थी, सिर्फ उस इंसान की शक्ल देखी थी जो मुझे किडनैप करके लेकर गया था। लेकिन उसने मुझे अपनी दुकान के अंदर डाल दिया था और शटर बंद कर दिया था, तो दुकान में अंधेरा हो गया। वहाँ उनका एक दोस्त मौजूद था। जब उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ ये सब किया, दुकान वाले के अलावा वो दूसरा इंसान आपके मालिक थे। आपके मालिक ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कसूर उस दुकान वाले का भी था। मेरी बेटी को मेरे पीछे से गायब कर लिया था। मेरे मालिक तो अपने दोस्त की दुकान पर उससे मिलने के लिए गए थे और वो अपने दोस्त और उसके गलत इरादे का शिकार हो गए थे। मेरी बेटी की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी की शादी इसी इंसान से हो गई है जिसकी वजह से वो कितने लंबे समय से दुख की ज़िंदगी गुजार रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बेटी को संभाला था और जब मेरे मालिक वॉक करने के बाद घर वापस आए तो मैंने उनका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जो मेरी बेटी से तुमने शादी कर ली। मेरे मालिक ने हाथ जोड़कर मुझसे और मेरी बेटी से माफ़ी मांगी और कहने लगे कि मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने अपने दोस्त का साथ दिया और उसकी बातों में आ गया। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक मैं भी पछतावे भरी ज़िंदगी काट रहा हूँ। मुझे भी इतने सालों में एक पल के लिए चैन नहीं आया। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में श्रिया मेरे सपने में आती है और मैं खुद भी दिमागी मरीज बन चुका हूँ। मैं आपकी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी और दुनिया देना चाहता हूँ और उसके हर ज़ख्म का मरहम बनना चाहता हूँ। इसी तरह शायद मुझे भी सुकून मिल जाएगा। वो श्रिया के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांग रहे थे और रो रहे थे। कह रहे थे कि अगर तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ ज़िंदगी गुजार लो तो हम दोनों ही सुकून हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर तुमने मुझसे अपने रास्ते अलग कर लिए तो ना तो तुम खुश रह सकोगी और ना ही मैं। शायद हम दोनों ज़िंदगी भर इस दर्द से आज़ाद नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि जो श्रिया का असल मुजरिम था उसका कुछ दिनों पहले उसकी बाइक से ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ और अब वो अस्पताल में लाचारों की ज़िंदगी गुजार रहा है। मेरा बस चलता तो मैं अपने मालिक की जान ले लेती, उन्हें पुलिस के हवाले कर देती, लेकिन अब वो मेरी बेटी के पति थे। इस बार मेरी बेटी ने अपनी ज़िंदगी के हक़ में पहली बार सोच समझकर फ़ैसला किया और उसने मेरे मालिक मतलब अपने पति को माफ़ कर दिया था। मेरे मालिक मेरे आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए मुझसे मेरी बेटी को अपने साथ ले जाने की परमिशन मांग रहे थे। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि वो हर कदम पर मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, उसके साथ रहेंगे। मैं जानती थी कि किसी भी मर्द के साथ मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। अगर कोई इंसान उसे संभाल सकता है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मालिक। यही सोचकर मैंने उन्हें परमिशन दे दी और आज मेरी बेटी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आई है। मालिक ने अपनी हर गलती का पश्चाताप अच्छे से किया। मैं हर औरत से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों पर ख़ास ध्यान दें और उन्हें कहीं लेकर जाएं तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और बेटियों की शादी करने से पहले भी अच्छी तरह से इस बात की तसल्ली कर लें कि बेटी की शादी अच्छे परिवार में हुई है या नहीं, वरना आपकी बेटी किसी हैवान का शिकार न हो जाए। इसलिए बेहतर है कि बेटियों के मामले में ज़रा सावधानी बरतें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।